वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन करें, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं कि हमने आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की पूरी यूनिट यहाँ पर मैंने कवर करवाई है। और आईसीटी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करवाया है। पहला पार्ट आईसीटी का जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और ये जो सेकंड पार्ट है, इससे रिलेटेड कौन कौन से सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके ये 16 सब टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है आईसीटी का ये लास्ट सब टॉपिक रहेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे आईसीटी से रिलेटेड। और ये लास्ट सब टॉपिक कौन सा है? डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन में क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव ले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, यानी कि ये आईसीटी की पूरी कंप्लीट यूनिट जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे सब टॉपिक्स को मैंने कवर करवाया है। ये जो आज का टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं हायर एजुकेशन में, उनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे, डिजिटल इनिशिएटिव्स को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो हम सभी जानते हैं कि भी मोदी जी के द्वारा 2015 में डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। तो उसके बाद इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गया था, यानी कि एक तरह से डिजिटलाइजेशन की क्रांति आ गई थी। बहुत ज्यादा लाइफ के हर स्फीयर में, हर जगह आपको डिजिटलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो जो हायर एजुकेशन का फील्ड है वो भी अनटच नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, स्पेशली किसका अहम रोल है? MHRD, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आजकल MHRD की जगह क्या हो गया है? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, MHRD किसमें कन्वर्ट हो गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है बहुत अलग अलग तरह के डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हायर एजुकेशन में। तो कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आज की इस वीडियो में मैंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड 27 डिजिटल इनिशिएटिव्स को इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये अलग बात है कि भाई हर चीज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हुए हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्या क्या कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन सबको हम यहाँ काउंट नहीं कर सकते। कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अफोर्डेबल है, क्विकर एक्सेस है, वाइडर रीच है, ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि जो बच्चे गांव देहात में रहते थे उन तक जो है शिक्षा की पहुंच नहीं थी, वो स्कूल जाकर एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकते थे, या वहां पर उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से वो बच्चे भी क्वालिटेटिव एजुकेशन ले सकते हैं। एंडिंग द जेंडर बियास, यानी कि जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो उसको भी ये कम करती है, ताकि लड़कियां घर बैठकर भी क्वालिटेटिव कंटेंट उनको मिल सकता है, ऑनलाइन वो पढ़ सकती हैं। यूज ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट का यूज करना हम सीखते हैं। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो हायर एजुकेशन में कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NMEICT। ये NMEICT क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस मिशन के तहत बहुत तरह के इनिशिएटिव्स इस मिशन के तहत भी आएंगे। अब ये मिशन है क्या, इसका मेन पर्पस क्या है? अब ये जो मिशन है, इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? यानी कि इस मिशन को शुरू किया गया था 2009 में। एक तरह से आप समझ सकते हो आईसीटी की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, डिजिटलाइजेशन की शुरुआत थी।
अब इस मिशन का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है कि भाई जो नॉर्मल स्टूडेंट है, इसके अलावा जो रूरल एरियाज में बच्चे रहते हैं, जो क्वालिटेटिव कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाते, तो उनको ध्यान में रखकर इस मिशन को शुरू किया गया था कि भाई जो रूरल एरिया में, जो दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं, वो कंप्यूटर को समझे, इंटरनेट का यूज करना सीखे और क्वालिटेटिव कंटेंट को एक्सेस कर सके। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो NMEICT है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन के तहत ही बहुत तरह के इनिशिएटिव्स आते हैं, तो मैं आगे आप लोगों को बताती हुई चलूंगी, लेकिन कुछ कॉमन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई-यंत्र, फोर्सेस, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, वर्चुअल लैब्स। ये क्या है? ये हायर एजुकेशन में लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इस मिशन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बात करेंगे स्वयं। अब ये स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। पिछली ही स्लाइड में मैंने बताया था किसका इनिशिएटिव है? NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। NMEICT का ही एक इनिशिएटिव है ये स्वयं, ठीक है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। अब ये स्वयं है क्या? ये एक मूक प्लेटफॉर्म है। अब मूक का मतलब क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब मैसिव का मतलब क्या है भाई? मैसिव का मतलब है कि नंबर ऑफ लर्नर्स यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। ओपन क्यों है? ओपन इसलिए है क्योंकि किसी भी डिग्री डिप्लोमा की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई भी लर्नर यहाँ पर आकर सीख सकता है, क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। लर्निंग कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है? एनीवन, एनी टाइम एंड एनीवेयर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं पर भी, कहीं से भी, एनीवेयर का मतलब कहीं से भी इसमें इनरोल कर सकता है, कोई किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं। इसके बाद बात करेंगे स्वयं प्रभा की। अब ये स्वयं प्रभा क्या है? DTH, यानी कि क्या है? डायरेक्ट टू होम चैनल्स हैं। कितने चैनल्स हैं स्वयं प्रभा में? 40 DTH चैनल्स हैं, जिस पर हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं 24/7, ठीक है। कौन सी सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है? GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम स्वयं की बात करें तो वहां पर आपको इंटरनेट की आवश्यकता है, लेकिन स्वयं प्रभा में क्या है? आपको टीवी एंटेना चाहिए होता है, ठीक है। तो टीवी आज की डेट में हर जगह अवेलेबल है, रिमोट से रिमोट एरियाज में भी आपको टीवी देखने को मिल जाएंगे। जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था तो इसमें कितने चैनल थे? 32 DTH चैनल थे। आज की डेट में 40 DTH चैनल्स हैं। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम, मतलब इस पर जो चलते हैं, वो दिन में कम से कम 5 बार रिपीट होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपना टाइम चूज कर सकते हैं, जो भी टाइम उनको सूट करे। मान लीजिए एक प्रोग्राम मिस हो गया सुबह के टाइम, तो दोबारा से जब वो टेलीकास्ट होगा तो उसको देख सकते हैं। मतलब 5 टाइम्स रिपीट होता है प्रोग्राम्स। कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय, अब यहाँ पर कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड iOS, इनके द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब इस वेब पोर्टल को भाई कौन मेंटेन करता है? इनफ्लिबनेट। अब ये इनफ्लिबनेट क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज की डेट में क्या हो गया है? MOE। मैं बार बार बता रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही एक इनिशिएटिव है। कौन से मिशन के तहत आता है? NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। किस मिशन के तहत आता है ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी? NDL, NMEICT मिशन के तहत आता है। अब ये क्या है भाई? लाइब्रेरी हम सभी जानते हैं, हर स्कूल, कॉलेज, हर जगह, यूनिवर्सिटी, सब जगह लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन ये किस तरह की लाइब्रेरी है? डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें 72 लाख बुक्स अवेलेबल हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियो, ऑडियो बुक्स, लेक्चर, सिमुलेशन, फिक्शन और अदर काइंड की लर्निंग मीडिया भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी कि डिजिटली बुक्स को स्टोर किया गया है, वर्चुअल रिपोजिटरी है ये एक तरह से लर्निंग मटेरियल की, लर्निंग रिसोर्सेज की। इसके बाद बात करेंगे प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। अब ये प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है कि कहीं कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, कि कहीं आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, कि भाई कहीं से मटेरियल उठाया और आपने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया अपने रिसर्च वर्क वगैरह में। आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी एकेडमिक वर्क है, वहां पर आपने कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया।
गया। किसका इनिशिएटिव है? MHRD का इनिशिएटिव है। तो ये प्लेजरिज्म डिडक्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज को, ताकि प्लेजरिज्म को डिडक्ट किया जा सके, यानी कि जो कंटेंट है उसमें कितना % प्लेजरिज्म है, कितना % डुप्लीकेसी है। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये भी बता देते हैं कि भाई आपने जो कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है वो कौन से वेब सोर्सेज के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, कोई आर्टिकल, जर्नल या रिसर्च वगैरह, थीसिस लिख रहे हैं, डेजिटेशन वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, कॉपी पेस्ट कर देते। तो उसको रोकने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके बाद बात करेंगे वर्चुअल लैब्स की। तो देखिए ये वर्चुअल लैब्स क्या है। लैब के बारे में हम सभी जानते हैं, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में लैब होते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उस तरह की फैसिलिटीज हर स्कूल, कॉलेजेस में नहीं होती। तो गवर्नमेंट के द्वारा वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट लाया गया। वर्चुअल लैब का मतलब आप रिमोटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि MHRD, जो कि आज की डेट में क्या है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। कौन से मिशन के तहत आता है ये वर्चुअल लैब का इनिशिएटिव? NMEICT। कौन से मिशन? NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें क्या है, देयर आर 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। ये 12 पार्टिसिपेटिंग, यानी कि सारी की सारी जो 7-8 मेन IITs हैं, इसके अलावा COE पुणे, अमृता विश्व विद्यापीठम, और मतलब ये सारे के सारे जो 12 इंस्टीट्यूट हैं, ये कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। और कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट कौन है, यानी कि मेन कौन इसको देखता है? IIT दिल्ली इसका कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब इस वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट में लगभग 100 वर्चुअल लैब्स हैं और 700 वेब इनेबल्ड एक्सपेरिमेंट है। कितने? 700 वेब इनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल है, जिनको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अब वर्चुअल लैब्स में होता क्या है, सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग होती है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन क्या होता है मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे पायलट की ट्रेनिंग जो होती है वो किस तरह की होती है? सिमुलेशन बेस्ड होती है। यानी कि इसमें होता क्या है कि भाई जो पायलट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनको डायरेक्ट प्लेन यानी कि रियल प्लेन नहीं दे सकते उड़ाने के लिए, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है। यानी कि उनको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहां पर वो उनको खुद लगता है कि वो खुद प्लेन को उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिमुलेशन है। इसी प्रकार से जो एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग है या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ठीक है, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो सिमुलेशन बेस्ड होती है। तो वर्चुअल लैब में इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ई यंत्रा। अब यंत्रा से आप याद रख सकते हैं कि हम किसकी बात करें, किसी टूल की बात करें, किसी ई टूल की हम बात करें। किसका इनिशिएटिव है? MHRD का इनिशिएटिव है। कौन से मिशन के अंतर्गत आएगा? NMEIC। कौन होस्ट कौन करता है? IIT बॉम्बे। कौन होस्ट करता है? IIT बॉम्बे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, अब देखिए ये इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड है। ये यंत्र किससे रिलेटेड है? इंजीनियरिंग से। अब इंजीनियरिंग एजुकेशन तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये यंत्र एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें जो है इंजीनियरिंग एजुकेशन में रोबोटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी कि रोबोटिक्स को इसमें लाया गया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यंत्र जो है बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। 100 कॉलेजेस में इसको कवर अप किया गया है और आज की डेट में न केवल कॉलेजेस में बल्कि स्कूल लेवल्स में भी रोबोटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ई यंत्रा के बाद अब हम बात करेंगे टॉक टू अ टीचर। अब ये टॉक टू अ टीचर क्या है? ये एक वेब पोर्टल है। क्या है? वेब पोर्टल है जहां पर IIT बॉम्बे की जो फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ कोर्सेज जो ग्रेजुएट लेवल के हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज हैं उनको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में इस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। किस पर? टॉक टू अ टीचर प्लेटफॉर्म पर। वहां पर वो अपने एक्सपर्टीज शेयर करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ई लर्निंग प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर वो लोग किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो कोर्सेज होते हैं वो लाइव ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके लिए वो कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात, A-View। क्या यूज करते हैं? A-View सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अब A-View की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, क्या होती है? अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड।
क्या है ये? इंटरनेट बेस्ड वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आईआईटी बॉम्बे के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपने एक्सपर्टीज या अपने जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज हैं उनको वो शेयर करते हैं। कोर्सेज लाइव ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये कहां पर है, यानी कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है? अमृता विश्व विद्यापीठम कोलम के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड। अब दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात टॉक टू टीचर से रिलेटेड क्या क्या है कि भाई किसका इनिशिएटिव है? आईआईटी बॉम्बे का इनिशिएटिव है। फंडेड कौन करता है? एमएचआरडी, यानी कि फंड कौन प्रोवाइड करता है? एमएचआरडी के द्वारा इसको फंडेड किया जाता है। कौन से मिशन के तहत आता है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्पोकन ट्यूटोरियल की। तो देखिए स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है? ये टॉक टू अ टीचर एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। पिछली स्लाइड में हमने टॉक टू अ टीचर एक्टिविटी के बारे में बात की थी, तो टॉक टू अ टीचर एक्टिविटी का ही एक पार्ट है, उसी इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है। अब ये स्पोकन ट्यूटोरियल है क्या, यानी कि इसमें क्या सिखाया जाता है? तो ये किसी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई इंग्लिश से रिलेटेड है या किसी कम्युनिकेशन स्किल की बात हम कर रहे हैं। तो ये भी एक इनिशिएटिव है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें क्या होता है, यानी कि स्पोकन ट्यूटोरियल में क्या सिखाया जाता है? दे आर टीचिंग यू अ पर्टिकुलर फोर्स। फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? फोर्स का मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि यहाँ पर जो है जैसे लाइनेक्स हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, माई एसक्यूएल, ये क्या है? ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इनको यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, हर कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर 10 मिनट का रहता है और वर्कशॉप वगैरह भी अरेंज यहाँ पर किए जाते हैं। अब ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल है ये कौन से मिशन के अंडर आता है? तो ये भी एनएमई, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, इसी मिशन के अंडर आता है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस मिशन के अंदर आते हैं। कौन कौन से आईआईटी बॉम्बे के हैं, कौन कौन से एनएमई आईसीटी के हैं, तो ये आप नोट्स बनाइएगा तभी आपको क्लियर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आस्क का क्वेश्चन। अब ये आस्क का क्वेश्चन भी एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आईआईटी बॉम्बे के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे वो अपने क्वेश्चंस क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं या तो वो ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू पूछ सकते हैं या उनके जो इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होते हैं, यानी कि लाइव सेशन में भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ई आचार्य। तो देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ई आचार्य क्या है? यहाँ पर आचार्य यानी कि आचार्य शब्द का मतलब क्या है? आचार्य को हम सभी जानते हैं, तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये ई कंटेंट को होस्ट करता है। कौन से मिशन के तहत आता है? एनएमईआईसीटी के तहत आता है। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? इनफ्लिबनेट, यानी कि किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इस मिशन के तहत लगभग 70+ प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं जो कि ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बात करेंगे ई कल्पा। अब ये ई कल्पा क्या है? देखिए कल्प का मतलब क्या होता है? डिजाइन, कला। ठीक है, क्या करता है? डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, उसको हमने क्या कहा है? ई कल्पा। किसका इनिशिएटिव है? एमएचआरडी का इनिशिएटिव है। कौन से मिशन के अंतर्गत आएगा? एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक तो ऑनलाइन यानी कि डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करता है डिजाइन के लिए, सोशल नेटवर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है डिजाइन के लिए, और एक तरह से डिजाइन से रिलेटेड डेटाबेस है, यानी कि डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ई विद्वान। अब ये ई विद्वान क्या है? यानी कि विद्वान से यहाँ पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई समझदार लोगों का पोर्टल है। यानी कि ये क्या है? जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और बड़े बड़े फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एमिनेंट वर्क किया है, उनका डाटाबेस प्रोवाइड करता है। उनकी प्रोफाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि भाई उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उनका एड्रेस, कौन से फील्ड में थे, किस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया, उनकी थीसिस, उनके आर्टिकल्स, उनके स्कॉलर पब्लिकेशंस और उनकी स्किल्स अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, रिसर्च आइडेंटिटी, सब कुछ आपको यहाँ पर उनके बारे में मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? यानी कि ये जो ई विद्वान पोर्टल है ये इनफ्लिबनेट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का ही एक प्रोजेक्ट है। और फाइनेंशियल सपोर्ट इसको कौन प्रोवाइड करता है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, एनएमईआईसीटी के द्वारा इसको फंडेड किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे फोसे। अब ये फोसे क्या है? फुल फॉर्म क्या होती है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये फोसे क्या है? यानी कि आईआईटी बॉम्बे का ही एक प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है।
क्या करता है, किसको प्रमोट करता है, फ्लॉस टूल को प्रमोट करता है। फ्लॉस टूल का मतलब क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन जैसे टेक्स्ट बुक, कंपेनियन, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, या कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, इंटर्नशिप। तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है इन सब के बारे में, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करेंगे ई शोध गंगा। देखिए ये शोध से रिलेटेड 5 तरह के इनिशिएटिव है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, शोध शुद्धि और शोध चक्रा। पांचों को मैंने इंक्लूड किया है, आपको पांचों के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, यूजीसी नेट के पेपर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये ई शोध गंगा क्या है, यानी कि ये क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव है। क्या प्रोवाइड करता है, रिपोजिटरी यानी कि डेटाबेस प्रोवाइड करता है रिसर्च थीसिस के लिए। डेजर्टेशन थीसिस आप सबने बनाई होगी, जब आपने पीजी किया होगा, एमएड किया होगा, तो सभी ने डेजर्टेशन बनाया होगा, ठीक है, अपनी थीसिस लिखी होगी, तो उनके बारे में डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, वो थीसिस कहाँ सबमिट करती हैं, ई शोध गंगा में, ठीक है। जितनी भी थीसिस होंगी वो आपको शोध गंगा में मिलेंगी। अब ये शोध गंगा क्या है, यानी कि थीसिस का एक प्रकार से खजाना है। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक है, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, कुछ टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो अपने टॉपिक के बारे में रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप करना चाहते हैं कि भी क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, सैंपल क्या लेना है, टूल्स टेक्निक क्या होंगी, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहें तो थीसिस से रिलेटेड एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब थीसिस का डेटाबेस है। और यहाँ पर ई शोध गंगा में कितनी थीसिस है, 3888 थीसिस लगभग यहाँ पर है। और ये जो ई शोध गंगा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो भाई ये ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह अपने रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनका एक रिपोजिटरी है, ठीक है, उनका डेटाबेस है। और डिजिटल प्रिजर्वेशन को भी सपोर्ट करता है। डिजिटल प्रिजर्वेशन का मतलब आप अपनी थीसिस को डिजिटली वहां पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि जब फ्यूचर के जो रिसर्चर होंगे वो उनको देख सकते हैं, उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे शोध गंगोत्री। देखिए शोध गंगा यानी कि गंगा का मतलब बड़े लेवल पर है, गंगोत्री क्या है, छोटी लेवल पर है, यानी कि गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो गंगोत्री में क्या है, शोध गंगा की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन शोध गंगा की कंपैरिजन छोटा है। यानी कि शोध गंगा क्या है, थीसिस का डाटाबेस है, लेकिन ये जो शोध गंगोत्री है यहाँ पर आपको सिनॉप्सिस मिल जाएंगी, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सिनॉप्सिस क्या होती है, यानी कि जो भी रिसर्च कार्य आप करते हैं उसका एक समराइज फॉर्म होता है। तो सिनॉप्सिस के लिए क्या बनाया गया है, ई शोध गंगा, कि भाई आप अपने टॉपिक के बारे में भी कुछ भी सर्च करना चाहें, सिनॉप्सिस वगैरह से रिलेटेड क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो सारी चीजें आप कहां पर देखेंगे, ई शोध गंगोत्री में। इसके बाद बात करेंगे ई शोध सिंधु। देखिए शोध गंगा किसका डेटाबेस प्रोवाइड करता है, थीसिस का, यानी कि थीसिस कहां पर मिलेंगी, ई शोध गंगा में। अगर आपको सिनॉप्सिस देख रहे हैं तो उसके लिए आप कहां जाएंगे, गंगोत्री, शोध गंगोत्री। अगर आप ई जर्नल्स और ई बुक्स देखना चाहते हैं तो आपको किस पर विजिट करना पड़ेगा, शोध सिंधु पर, ठीक है। जर्नल्स और ई बुक्स आपको कहां मिलेंगी, शोध सिंधु में। इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 15,000 इंटरनेशनल जर्नल्स और ई बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये किसका इनिशिएटिव है, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही इनिशिएटिव है। और इसमें 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स को मर्ज किया गया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहीं से आता है कि कौन कौन से 3 कंसोर्टियाज को मर्ज किया गया है, कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स को मर्ज किया गया है। तो ये आप याद रखना कौन कौन से कंसोर्टियाज हैं, यूजीसी, इन्फोनेट, NLIST, INDEST, AICT, ये 3 मेन कंसोर्टियाज हैं जिनको इस इनिशिएटिव में मर्ज किया गया है। और किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इनफ्लिबनेट, यानी कि ये जितने भी शोध से रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, चाहे गंगा हो, गंगोत्री हो, सिंधु हो, शुद्धि हो, चक्रा हो, ये किसके अंतर्गत आएंगे, इनफ्लिबनेट, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसके बाद बात करेंगे ई शोध शुद्धि। देखिए शुद्धि से आप रिलेट कर सकते हैं प्योरिटी कितनी है, यानी कि जो रिसर्च कार्य आप कर रहे हैं, सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, उसमें कितनी प्योरिटी है, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं आपने किसी सोर्स से उठा के कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया। अब आप देखेंगे कि 10-15 साल पहले क्या होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, ठीक है, तो उसमें क्या था, प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज्यादातर थीसिस आप देखेंगे उठा के तो लगभग मिलती जुलती होती थी, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता था, किसी का उठा के कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकता था। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है।
आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये यहाँ तक बता देते हैं कि भाई आपका जो आपका रिसर्च पेपर है या जो थीसिस है उसमें कितने % प्लेजरिज्म है, और इवन देन यहाँ तक ये भी बता देंगे कि कौन से सोर्स से आपने इसको कॉपी पेस्ट किया है, उस सोर्स का वेब एड्रेस भी आपको ला के दे देते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि शोध शुद्धि में पहले जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, उसका नाम था उरखंड, ठीक है। लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 30 सितंबर 2023 तक था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और अभी जो नया सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो कौन सा है, ड्रिल बिट एक्सट्रीम, ये वाला सॉफ्टवेयर आपसे यूज किया जाता है, एक्सट्रीम है ये, ठीक है, EXTERME एक्सट्रीम, ड्रिल बिट एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे ई शोध चक्रा। अब ये ई शोध चक्रा क्या है, देखिए शोध चक्रा एक ऐसा इनिशिएटिव है जो यूजीसी की सहायता से लॉन्च किया गया है, लेकिन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, इन फ्लिपनेट यानी कि इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अब क्या है इसमें, यानी कि क्यों किया गया, यूजीसी की क्या गाइडलाइन है, ताकि रिसर्च वर्क और रिसर्च क्वालिटी को इनहेंस किया जा सके। क्या है, अ गेटवे टू रिसर्चर्स टू रिसोर्सेज। अब ये जो शोध चक्र है इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप एक PhD स्कॉलर हैं, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि आपका का पूरा रिसर्च साइकिल यहाँ पर लॉग्ड होगा। आपको अपने बारे में एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। आप जो भी कुछ काम करेंगे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपका एड्रेस, आप कहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, आपका गाइड कौन है, आपकी यूनिवर्सिटी, हर एक चीज को आपको इस पोर्टल में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो देखिए ई शोध चक्र एक अच्छा इनिशिएटिव है रिसर्च की क्वालिटी और रिसर्च वर्क को इनहेंस करने के लिए, यानी कि जो PhD स्कॉलर्स हैं वो अपनी पूरी की पूरी प्रोग्रेस को, उनका पूरा का पूरा रिसर्च साइकिल क्या रहेगा, पूरा का पूरा इस प्लेटफॉर्म पर लॉग्ड रहेगा, रजिस्टर रहेगा, पूरे साइकिल को, पूरी रिसर्च साइकिल को वो देख सकते हैं कि भाई PhD जब से उन्होंने स्टार्ट की थी, जब तक उनकी खत्म नहीं हो जाती, तो उन्होंने किस तरह से इसको किया है, पूरा का पूरा प्रोग्रेस यहाँ पर वो देख सकते हैं। तो देखिए शोध से रिलेटेड ये 5 इनिशिएटिव हैं। कौन कौन से, शोध गंगा जो कि थीसिस, जहां पर आप देख सकते हैं, गंगोत्री में आपको स्नॉप्सिस मिल जाएंगी, शोध सिंधु में आपको ई जर्नल्स और ई बुक्स मिल जाएंगी, शोध शुद्धि जो है प्योरिटी से रिलेटेड है कि आपका रिसर्च वर्क कितना प्योर है, प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करता है, और शोध चक्र क्या है, आपका पूरा का पूरा रिसर्च साइकिल यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, लॉग्ड होता है, एंटायर थिंग्स यानी कि पूरी की पूरी रिसर्च के दौरान आपने क्या क्या किया वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड होती है। इसके बाद बात करेंगे डिजी लॉकर। अब ये डिजी लॉकर क्या है, देखिए ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है कि भाई आपके जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप डिजिटली स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है और आपके आधार से लिंक होता है। तो क्या है, फ्री सर्विस है, इंडियन सिटीजन्स के लिए सिक्योर स्टोरेज है, सिक्योर रहेंगे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी टाइम आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी किसी भी टाइम आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर क्या है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आप डिजिटली स्टोर करवा सकते हैं, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करेंगे नेड। ये नेड क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। देखिए डिजी लॉकर और नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए डिजी लॉकर में क्या था, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स है अपनी मन मर्जी से उनको आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी क्या है, यानी कि आपके जितने भी एकेडमिक अवार्ड्स हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको मिले हैं, कोई भी डिग्री मिली है, कोई आपकी ग्रेजुएशन की है, कोई PG की है, या आपने नेट क्वालिफाई किया है, यानी कि जो भी आपके एकेडमिक अवार्ड्स हैं उनको आप डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बादल। देखिए बादल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाउड, यानी कि क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। तो बादल एक टाइप का मेटाफेयर है जो इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि आप एक प्रकार का डाटाबेस समझ सकते हैं, बहुत बड़ा डाटाबेस है जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जितनी सर्विसेज आप यूज करेंगे उतना ही आपको पेड करना पड़ेगा। तो देखिए जितना भी ये स्टार्टअप इन्वायरमेंट होता है, स्टार्टअप वर्क होता है, वो किस पर बेस्ड होता है, क्लाउड बेस्ड होता है, ठीक है, यानी कि कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, बिजनेस वगैरह करने के लिए कोई फिजिकल डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, सब कुछ वर्चुअली हो रहा है। तो ये जो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये किसका इनिशिएटिव
इनिशिएटिव है MHRD का है, कौन से मिशन के अंतर्गत आता है, NMEICT के अंतर्गत आता है, और IIT दिल्ली ने ही इसको डेवलप भी किया है और इसकी देखभाल भी कौन करती है, IIT दिल्ली ही। इसके बाद बात करेंगे ज्ञान। अब ये ज्ञान क्या है, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है। अब ये क्या है, यानी कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने से रिलेटेड है। अब इस मिशन का, इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस, मेन गोल क्या है, यानी कि दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े टैलेंटेड साइंटिस्ट और इंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ काम करें ताकि हम ग्लोबली compete कर सकें, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं उनको इनहेंस किया जा सके, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, उसकी स्पीड है, उसको रिफॉर्म किया जा सके, एजुकेशन की क्वालिटी को इनहेंस किया जा सके, हम ग्लोबली कॉम्पीट कर सकें। इसके बाद बात करेंगे NIRF। ये NIRF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि रैंकिंग से रिलेटेड है। हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज है, यानी कि रैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। यानी कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंक प्रोवाइड करता है। अब रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है कि भी टीचिंग की क्वालिटी क्या है, रिसर्च फैसिलिटीज कितनी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को चेक करके उसके बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। इससे फायदा क्या होगा कि भाई जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं हायर एजुकेशन में उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, कि भाई उनको कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे इम्प्रिंट। अब ये इम्प्रिंट क्या है भाई, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड है, किस तरह से रिसर्च को इंपावर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि ये किसका इनिशिएटिव है, MHRD का इनिशिएटिव है। अब हमारे देश के जो बड़े दो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, कौन कौन से, एक तो IITs और दूसरा है IISc, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहां से ये आया है, उनका अहम रोल है, IITs और IISc का है। अब इस इम्प्रिंट का मेन गोल क्या है, यानी कि हमारे देश में जो साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें जो बच्चे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको किस तरह से टैकल करना है, और जो चैलेंजेस हैं उनके सामने आ रहे हैं उनके लिए एक रोड मैप तैयार करना ताकि उन चैलेंजेस को प्रॉपर तरीके से फेस किया जा सके, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिल सके। यानी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब है हमारा जो देश है वो रिसर्च में खुद में खुद आगे बढ़ सके, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बन सके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे NPTEL। देखिए NPTEL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी लर्निंग। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन को किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है उससे रिलेटेड ये मिशन है। इसमें जो है हमारे देश की जो 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि 7 IITs हैं, कौन कौन सी, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की, और साथ ही IISc, इनका अहम रोल है, ठीक है। कब शुरू किया गया था इस मिशन को, 2003 में शुरू किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारे देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें किस तरह से टेक्निकली डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, IITs के जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो NPTEL की 2nd फेज में है, ठीक है, और इस पर लगभग 600 वीडियो कोर्सेज और 471 मिलियन व्यूज भी हैं। इसके बाद बात करेंगे EPG पाठशाला। देखिए ई पाठशाला की जब हम बात करते हैं तो NCERT वगैरह की बुक्स वहां पर मिल जाते हैं। EPG पाठशाला की हम बात करें यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि ये किसका इनिशिएटिव है, MHRD का इनिशिएटिव है। कौन से मिशन के अंडर आएगा, NMEICT के अंडर आता है। किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, UGC के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है, 70 सब्जेक्ट्स ये इंक्लूड हैं इसमें EPG पाठशाला में, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड है और सभी डिसिप्लिन्स को, अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, सोशल साइंस, आर्ट, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल, मैथमेटिकल साइंस, मतलब लिंग्विस्टिक्स, सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। लगभग ऑल डिसिप्लिन्स को कवर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भी ICT का जो 2nd पार्ट कंप्यूटर से रिलेटेड था वो हमने स्टार्ट किया था, वो आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यानी कि 17 सब टॉपिक्स थे कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि ICT की पूरी कंप्लीट यूनिट जो कि आपकी UGC नेट में भी है और हर जगह ये टॉपिक है, ठीक है। चाहे आप DSSB PRT के लिए तैयारी कर रहे हो या B.Ed M.Ed, आपको हर जगह ये ICT का टॉपिक देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सिलेबस मैंने आप लोगों को कवर करवाया है ये UGC नेट को ध्यान में रखते हुए कवर करवाया है। पूरा का पूरा UGC नेट में जो ICT की एक पर्टिकुलर यूनिट है पेपर 1 में,
उसको देखते हुए मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया है। और अब हम आईसीटी से रिलेटेड अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भी वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। यहाँ पर मैं क्वालिटेटिव वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।